अस्सलाम वालेकुम। ब्रेकफास्ट विद सज्जाद मीर के साथ मैं हूं अलीना इलियास। अस्सलाम वालेकुम मीर साहब, कैसे हैं आप कराची में? वालेकुम, आप सुनाओ क्या हाल है? लाहौर का कैसा हाल है और आपका क्या हाल चाल है? मैं बिल्कुल ठीक ठाक हूँ। लाहौर में ठंड है, आप बताएं वहाँ पे क्या हालात हैं? नहीं, जहाँ तो नॉर्मल सा मौसम है, कोई गर्मी ये पड़ता है। असल में नवंबर ऐसे ही रहता है, बल्कि एक बार तो मुझे याद है कि दिसंबर भी गुजर गया था और हम सूट या कोट नहीं निकाल सके थे। जनवरी के शुरू में हमने सोचा कि आखिर सिलवाए हुए हैं, रखे हुए हैं तो पहन लें, कोई हर्ज नहीं है। कराची का मौसम तो लेट जरा ठंडा शुरू होता है, लेकिन लगता है लाहौर भी इस वक्त डिले हो रहा है। यही सूरत हाल दिखाई देती है। चलें कुछ पॉलिटिकल बातें भी करते हैं और अपना पहला जो सेगमेंट है शामिल करते हैं, जिसका नाम है हेडलाइंस। जी मीर साहब। असल में देखें, सबसे बड़ी आज तो खबर तो नहीं, इतला, यानी कि जिसका सबको इल्म है कि आज हजरत इमाम हुसैन का चेहलम है और चेहलम की मामलात भी हमारे सिक्योरिटी के नुक्ता नज़र से खासे अहम हुआ करते हैं और उसमें बड़ा वाचफुल रहना पड़ता है, एजेंसियों को विजिलेंस रहना पड़ता है। मुहर्रम गुजरता है, ईद गुजरती है और बहुत से दूसरे मौके गुजरते हैं जितने विजिलेंट होते हैं, लेकिन चेहलम का मामला जो है वो भी उतना ही विजिलेंट रहने का मामला है। यहाँ आज कराची में शायद 12 से 6 बजे तक या शायद रात के 10 बजे तक मोबाइल सर्विस बंद रहने का इंदिया दिया गया है। किन किन इलाकों में रहती है, कहाँ रहती है, पूरे शहर में रहती है, कैसे रहती है, ये अभी कुछ अंदाज़ा नहीं लगाया जा सकता, क्योंकि अभी 1-2 साल से ये हो रहा है कि ये मोबाइल सर्विस जैसे एक पूरे मुल्क में एक पूरे अंदाज में बंद कर दी जाती थी, अब नहीं की जाती। अब अंदाज़ा हो गया है कि ये ओवर स्ट्रेच करना है सिक्योरिटी के मसले को। आप ख़ास तौर पर उन इलाकों में जहां आपको ख़दशा हो, वहां आप इस सर्विस को बंद करके मामला चला सकते हैं, गुजारा कर सकते हैं। तो लगता है कि ऐसा ही होगा और यही सूरत हाल जो है हमें दिखाई देती है। ये तो खैर एक इतला, जिसे मैंने कहा, खबर तो नहीं कहा, और इतला भी ऐसी जिसकी सबको खबर है और उसके बारे में कोई ऐसी पोशीदा बात नहीं जो मैं बता रहा हूँ। जी, खबर पहली जिसको मैं ज़रा इंपॉर्टेंस दे रहा हूँ वो जरदारी साहब का इंटरव्यू है। बहुत से अखबारों ने शाया किया है, उसको अहम भी किया है। पीपल्स पार्टी का रवैया भी है। पंजाब में पीपल्स पार्टी अपनी एक तरह की दोबारा कर रही है, रिऑर्गेनाइज कर रही है। कारा साहब को, कमरुज़्ज़मा कारा साहब को उन्होंने पंजाब का सदर मुकर्रर किया है। लोग खुश हैं कि चलो मंजूर वट्टू साहब चले गए। लोगों को यहाँ तक कहना है कि मंजूर वट्टू साहब के जाने के बाद किसी को भी बना लिया जाता तो ये पॉजिटिव स्टेप होता। महमूद वट्टू के आने से, मंजूर वट्टू के आने से पीपल्स पार्टी, वो बड़े अच्छे पॉलिटिशियन होंगे और काम होंगे, लेकिन पीपल्स पार्टी का मजाज उनका नहीं था। वो आउटसाइडर थे जिससे बड़ा नुकसान पहुंचा पार्टी को। आप कमरुज़्ज़मा कायरा के बारे में बड़े एक्टिव भी हैं, इंटेलिजेंट आदमी हैं और बात भी बड़ी डट के करते हैं, दबंग भी हैं। ये सारी बातें उनके बारे में कही जाए, बदतमीज़ नहीं है, ये भी साथ उनकी खूबी है, लेकिन वो लोगों को कितना इकट्ठा कर सकते हैं, मोबिलाइज कर सकते हैं, ये अब उनके लिए एक इम्तहान है। और हमारे अहमद महमूद साहब को सदर्न पंजाब में बना दिया गया। अब आमतौर पर पंजाब को 2 हिस्सों में बांट दिया जाता था। तहरीक इंसाफ ने भी बांटा हुआ है और ये किया हुआ है कि सदर्न इलाके के लिए अपनी क़यादत अलग करते हैं, इस इलाके के लिए अलग करते हैं। ये बरादरी बेसिस पर है, ये इस बुनियाद पर भी है कि ये शाह महमूद कुरैशी उस इलाके में इफेक्टिव हो सकता है, चॉइस सरवर सिर्फ इस इलाके में इफेक्टिव हो सकता है। तो तहरीक इंसाफ ने भी पहले पंजाब की क़यादत सरवर को दी, चॉइस सरवर को दी, फिर इसको 2 हिस्सों में बांट दिया, क्योंकि शाह महमूद कुरैशी अपने इलाके में तो किसी और को चलता फिरता टहलता तो नहीं देख सकते ना। वो तो कहते हैं बस मैं ही मैं हूँ, तो उनकी जगह को एक क़यादत दूसरी 2 हिस्सों में उन्होंने भी तकसीम किया हो। इस सूरत हाल में जबकि पंजाब की एक तरह से तरतीब नौ हो रही है और सिंध में भी खबरें हैं कि क्या क्या तब्दीली लाई जा रही है। निसार खोड़ साहब को पार्टी दी जा रही है, वुमन विंग के बारे में यहाँ खबरें हैं कि शाजिया मरी को साथ वो ओहदा दिया जा रहा है, मुख्तलिफ इतलाएँ हैं। तो पीपल्स पार्टी अपने आप को रीऑर्गेनाइज करने के लिए बहुत कुछ कर रही है। और उसी में अब जरदारी साहब का इंटरव्यू आया जिसमें उन्होंने कहा, किसने कहा मैं जलावतन हूँ और मैं जल्दी आ रहा हूँ, मुल्क में आ रहा हूँ। देखिए सूरत हाल के अगर आप समझें भी कि एक फौजी सख्ती की वजह से, एक फ़ौज के ख़िलाफ़ उनकी तकरीर की वजह से उन्हें मजबूरन मुल्क से बाहर जाना पड़ा है, तो उन्होंने इंदिया दे दिया, वो वापस आ रहे हैं। इसमें आप जोड़ सकते हैं कि फ़ौजी क़यादत भी तब्दील हो रही है, तो इसमें यह भी जोड़ सकते हैं कि अब तो मुशर्रफ का भी फिर वो बोलबाला नहीं रहेगा जो कि रहा था या हुआ करता था। ये सारे अंदाजे हैं। असल में इंस्टीट्यूशन हुआ करते हैं
कुछ एक केस हुआ करता है जो सियासतदान मुख्तलिफ मामलात के हवाले से किया करते हैं। तो जरदारी साहब को नजर आता है कि अगर वो दिसंबर में या जनवरी में मुल्क में आएंगे तो उनके लिए यहाँ की फजा साजगार भी होगी और ये कि वो पार्टी को रीऑर्गेनाइज करने का काम भी कर सकेंगे। फिलहाल तो गालबन दुबई में ही इजलास बुलाया जा रहा है और वहीं सारी बातें की जा रही हैं। उन्होंने इमरान के बारे में बड़ा एक खूबसूरत फिक्रा कहा। उन्होंने कहा इमरान को चिक्का मारने का बड़ा शौक है, हर बाल पर चिक्का मारना चाहते, उसमें बोल्ड हो जाते हैं, हम क्या करें। ये हर बाल पर छिक्का मारना जो है ना, ये क्रिकेट की टर्मिनोलॉजी जो इस्तेमाल कर रहे हैं इमरान खुद जिन्होंने रवाज दिया है, उसमें इस लफ्ज़ का इस्तेमाल जो है ना खासा दिलचस्प और मज़ेदार दिखाई देता है कि हर बात पे छिक्का मारना चाहते हैं और हम क्या करें। उसके नतीजे के तौर पर ज़ाहिर है कि यही सूरत पैदा हो सकती है जो हुई है और वही लाडला मांगे खेलन को चांदरे वाली जो पहले भी इनके बारे में कही जाती थी, अब जरदारी साहब ने किए लाडला रोका खेलन को मांगे चांदरे। तो ये कह रहा है कि वजारत उज़्मा से कम वो रुकते नहीं, कहते मुझे वज़ीर आज़म बना दो फिर ठीक है सारा मामला। तो इन्होंने जरदारी के बारे में भी इमरान के बारे में भी एक स्टैंड लिया है और खुलकर ये बात की कि मुल्क में आ रहे हैं और सियासत करेंगे। उसमें बिलावल के बयान भी हैं, छोटा सा बयान उनके भी हवाले से भी है कि पनामा लीक्स में जमहूरी एहतसाब हो सकता है। ये राय जरदारी साहब ने भी दी है। पीपल्स पार्टी के लोगों में थिंकिंग ये है कि एहतसाब अदालत में नहीं हो सकता, अब पार्लियामेंट में करें। एतजाज हसन कहते हैं कि पार्लियामेंट में जो पनामा बिल्स पेश किया है वो कबूल कर ले। हालांकि ये भी थिंकिंग जो पीपल्स पार्टी की तो है, लेकिन इसमें भी एक महल नजर है। महल नजर इसलिए है कि अकलियत का पेश किया हुआ बिल अगर अकलियत इसरार करे कि इसको तस्लीम करो और अक्सरियत ना माने तो ये तो पार्लियामानी जमहूरियत नहीं है। आप ये तो नहीं कह सकते हमारा बिल नहीं मांग रहे हो तो हम सड़कों पर चले जाएंगे। आपका बिल तो जो है उस पर पीछे वो फोर्स नहीं मौजूद है जो एक बिल को पास करने के लिए होती है। तो फिर पार्लियामानी रवायत के तहत आपका बिल पास करना पार्लियामेंट पर कोई बाइंडिंग नहीं है और हुक्मरान पार्टी के लिए लाजमी नहीं है कि वो आपसे फाहम तफहीम के लिए आपका दिया हुआ बिल पास कर ले। ये तो पार्लियामानी रवायत। उधर मुकदमे की सूरत हाल है। इमरान लंदन में है, कहा गया कि बच्चों को मिलने गए, अब कहा जा रहा है कि वहां लॉ फर्म्स और उनसे मालूम करने गए हैं कि ये क्योंकि बहुत नाराज हैं। आखिरी सूरत जो पैदा हुई थी वो समझते हैं कि उनके वकला ने मुकदमा ठीक तरह नहीं लड़ा। हामिद खान से शायद बहुत तनकीद हुई, उन्होंने कहा भाई जो मीडिया का हाल हो गया है मैं मीडिया से नहीं लड़ सकता। मीडिया पे इल्जाम आ गया ना, मीडिया से नहीं लड़ सकता और मैं इस मुकदमे से दस्तबरदार होता हूँ। यानी उनका मतलब था कि मैं तो मुकदमा ठीक लड़ रहा हूँ, लेकिन ये मीडिया इस मुकदमे को ऐसे पेश कर रहा है कि लगता है कि सारा चार्जशीट मुझ पर लग रही है कि मैं मुकदमे को नहीं लड़ रहा। अब उन्होंने कहा नईम बुखारी साथ हैं, बाबर अवान है, तो बाबर अवान का नाम लिया जा रहा था कि उनको पेश करें। नईम बुखारी को गालबन नहीं समझा गया इतना मुनासिब, मैं यही कह सकता हूँ, इस्तेमाल कर सकता हूँ कि वो इस केस को लड़ें। फिर आया एतजाज हसन लड़ेंगे। एतजाज हसन का मामला ये है कि वो खुद अपनी पार्टी के अंदर कहा जा रहा है, कह चुके हैं कि मुकदमा कोर्ट में लेके ना जाओ। वो मीडिया पर तो बहुत बोलते हैं, सारा साबित है। आप 12 सबूत क्यों दे रहे हैं तहरीक इंसाफ पर? 12 सबूत तो उनका है जिन्होंने अपनी मलकियत मान ली है कि ये फ्लैट हमारे हैं। अब सबूत दें कि उनका पैसा कहां से आया, कैसे उन्होंने किया। ये 12 सबूत जो तहरीक इंसाफ पर डाला जा रहा है, यानी जो कोर्ट कर रही है, वो दुरुस्त नहीं है। ये उन्होंने एक स्टैंड लिया है, स्टांस लिया है, और लेकिन वो स्टैंड कोर्ट में लेने को तैयार नहीं है। उन्होंने अपनी पार्टी का मशवरा दिया कि भाई कोर्ट में नहीं ये केस लेके जाओ। लतीफ खोसा से वो बल्कि इस पर उलझ भी पड़े। और दूसरी तरफ से जब वो तहरीक इंसाफ वाले उनको कह रहे हैं कि आप हमारा केस लड़ें, तो वो अवॉइड कर रहे हैं। वो नजरियाती असूली बहस जो भी कहा जाए, कुछ पे कहा जाए, लेकिन नजर ये आ रहा है कि एतजाज हसन भी ये समझते हैं कि कोर्ट में इसका फैसला, बल्कि एक फिक्रा उन्होंने भी कहा कि ये फैसला तो पार्लियामेंट पे होना चाहिए, पार्लियामानी जुडिशल उस सिस्टम में नहीं होता। यानी उनको इस बात का पहले दिन से अंदाजा है कि इस पर हम सियासत तो कर सकते हैं, लेकिन इसको अदालत में लाकर लीगली अगर हम इसको फाइट करेंगे तो शायद बहुत से मसाइल पैदा हो और हम ये मुकदमा जीत ना सकें। और एतजाज इस मुकदमे को हारने की तोहमत अपने सर पर लेना नहीं चाहते। एक दुरुस्त फैसला एक लिहाज से देखा जाए। अब मुकदमा क्या रुख इख्तियार करता, अभी बहुत दिन पड़े हैं। किस वकील को जो जिम्मेदारी सौंपी जाती है वो काम करे। लेकिन पनामा लीक्स जो है वो खासे इंटरेस्टिंग महल में दाखिल हो गई है। जरदारी साहब ने भी एक तरह से अपनी एंट्री दे दी है और बड़ी खूबसूरत एंट्री दी है, और लगता है कि पाकिस्तान आ रहे हैं या किसी वक्त भी आ सकते हैं। कम अज़ कम दिसंबर में नहीं तो जनवरी में उनकी आमद जो है मुतवक्को की नहीं जा सकती है। ये तो इस बड़ी मेन खबर के हवाले से हमारे यहाँ एक जो एक नुक्ता नज़र है वो पाया जाता है। तीसरी जो खबर है वो ये है कि जो पाकिस्तान, चीन और रूस जो है वो एक मुश्तरका मीटिंग कर रहे हैं। अब बताइए,
कभी ये तसव्वुर था अफगानिस्तान के मसले पर पाकिस्तान, चीन और रूस जो है वो गुफ्तगू कर रहे हैं, अमेरिका शामिल नहीं है। अब ये एक आज औरिया का आर्टिकल भी है और लोग भी कहते हैं कि अमेरिका, इसराइल और भारत की जो एक बन गया है और पाकिस्तान उसके मुकाबले में चीन, रूस और तुर्की वगैरह के साथ एक नया अलायंस बना रहा है। क्या सचमुच ये अलायंस बन रहे हैं? क्या सचमुच हाँ ईरान हमारे खिलाफ खड़ा हो गया है? क्या सचमुच हम सऊदी अरब से भी चले गए हैं, ईरान से भी चले गए हैं, अब तुर्की पर ज़्यादा इन्हिसार है? हम कई बातों पे ओवर एम्फेसाइज कर जाते हैं। ईरान के साथ हमारे ताल्लुकात यकीनी तौर पर इतने ख़राब नहीं है कि हम ये कहें कि वो भारत के उसमें कैंप पे चला गया है और हम दूसरे कैंप में हैं। भारत के कैंप में जाने का मतलब यह है कि अमेरिका ने भी, क्या ट्रंप के अहद में अमेरिका ईरान को उसी तरह तस्लीम कर लेगा जिस तरह के ओबामा ने तस्लीम किया था? और अब ये आगे बढ़ने के इम्कानात थे ना, अभी तो कुछ भी नहीं हुआ था। क्या ऐसी सूरत हाल हो सकती है? या ईरान को भी अपनी आइडेंटिटी को बरकरार रखने के लिए एक बैलेंसिंग रवैया अख्तियार करना पड़ेगा। अगर करना पड़ा और उसने तुर्की के साथ भी तावन किया, उसने चीन के साथ भी तावन किया जैसे कर रहा है, और रूस की मदद जैसे कि उसे हासिल किया, तो पाकिस्तान के साथ दुश्मनी तो मुश्किल हो सकती है। और इसी तरह सऊदी अरब का मसला भी है कि सऊदी अरब और अरब दुनिया में अगरचे यमन में फौजें ना भेजने या उस ज़माने के हवाले से कुछ बड़ी एक तरह की इंतहाई बातें भी कही गई हैं और कही जा रही हैं, लेकिन उनके लिए भी बड़ी मुश्किलात है कि पाकिस्तान को बिल्कुल नज़रअंदाज करेंगे तो बड़ा प्रॉब्लम पैदा होंगे। तो लेकिन ये जो एक कॉन्फ्रेंस हो रही है, ये इस बात का ऐलान है कि अमेरिका इस इलाके में जत्थाबंदी कर रहा है, तो देखिए नई जत्थाबंदियाँ क्या हो सकती हैं। उसमें चीन के अलावा रूस भी शामिल हो सकता है और बातचीत पाकिस्तान से। शाम में यही कर रहे हैं आप, शाम में एक तरफ रूस खड़ा है, एक तरफ अमेरिका खड़ा है। अमेरिका के साथ तुर्की तब नहीं है, सऊदी अरब था, शायद अब भी हो, और ईरान का एक नया स्टांस था। अब ईरान का, रूस का, तुर्की का, ये अमेरिका के साथ नया स्टांस जो था, जिस पर ओबामा ने भी इस पर कहा है कि मुझे जल्दी तवक्को नहीं कि यह मसला हल हो जाएगा शाम का, और एक शख्स ने सिर्फ इक़्तिदार से चिमटे रहने के शौक में मुल्क को तबाह कर दिया है। तो आपको भी रिजीम चेंज का इतना शौक पैदा हुआ था कि लीबिया में आपने कजाफी को मारा, भाई क्या क्या किया, छोड़े सारी डिटेल, लेकिन रिजल्ट था कि आपका ख्याल था बशार अल असद की भी छुट्टी करा देंगे और जैसी हुकूमत चाहेंगे बना देंगे। वो तो दाइश उभर आई। अब आपके लिए प्रॉब्लम पैदा हो गए और खासे प्रॉब्लम है। और नई जो सब बंदियां हो रही हैं, हमारी जंगी मशकें भी, नेवल मशकें जा रही हैं चीन के साथ और रूस के साथ, अब ताउन की जो सारी खबरें आ रही हैं उनकी मशकें भी यहाँ हुई हैं, तो लगता है कि चीन, रूस के, पाकिस्तान, चीन के तो हैं ही, अब रूस के भी पाकिस्तान से बेहतर ताल्लुकात और खित्ते के मामलात में एक स्ट्रेटेजिक ताउन भी जो है वो पैदा होगा, जिसके नतीजे पे हम यकीनी तौर पर समझ सकते हैं कि एक बेहतर नक्शा जो है ना वो इमर्ज करके सामने आएगा जी। अच्छा जी, एक चीज़ और है कि कंट्रोल लाइन पे तो जारी है इंडिया की, वो फायरिंग करते हैं, हमारे शहरी 4 बच्चे शहीद हो गए जी। अच्छा, इट्स टू मच। वो जो वफद है इनका यूएनओ का, वो भी दफ्तर खारजा से रब्ता किया है, मिला है, बात की उन्होंने। यूएनओ का कोई रोल तो कुछ तो होना चाहिए जी। हमारी तरफ तो हमने अलाउ किया कि आप लाइन ऑफ कंट्रोल पर जाएं, चेक करें, अपने दस्ते रखें। इंडिया कहता है छुट्टी करें, आपका यहाँ काम ही कोई नहीं है, यूएनओ को भी नहीं मान रहा। और यूएनओ के वहाँ से अंदर से जो खबरें आ रही हैं कश्मीर से, वो इतने दिन हो गए, इतने महीने हो गए, कर्फ्यू नहीं उठा, जुमे की नमाज पे तक पे पाबंदी है, हुर्रियत की लीडरशिप अंदर है, वो लोग जो है वो मान के नहीं दे रहे। आज एक अच्छा आर्टिकल है किसी मकबूल डार साहब के हवाले से लिखा है, हामद बीर दे के वहाँ क्या रवैया है, कैसे लोगों के कारोबार तबाह हो गए, क्या कुछ हुआ है, और लोग सब कुर्बानियाँ दे रहे हैं पाकिस्तान की खातिर या पाकिस्तान का नाम लेकर, लेकिन हमें एहसास नहीं है वो पाकिस्तान से ज़्यादा पाकिस्तानी है। हमारे तो दानिशवर कहता है जी क्यों है, क्या पड़ी है उनको, छोड़े हमें बख्शे, हम खुश हैं, हमारी शामें अच्छी गुजर रही हैं। यही कह सकते हैं ना आप जी। कोई एक ऐसा सिनेरियो है जिसमें जो हमारा असल पाकिस्तान का मजाज है वही काम आता है, ये आपकी लिबरलिज्म काम नहीं आती, वही चलेगा तो एक तरह की एक तब्दीलियां आएंगी। इन दिनों में हमने एक ड्रोन भी उनका मार गिराया लाइन ऑफ कंट्रोल पे, वो 60 मीटर के करीब अंदर आया था, हमने गिरा दिया, उसका मलबा भी हमारे इलाके में गिरा है। एक बार जहाज गिराए थे तो उनका मलबा उनके इलाके में गिरा था, तो उन्होंने कहा जी हमारे इलाके में आके जहाज गिरा दिए। हमने कहा जी हमारे इलाके में आए थे, हमने मार गिराया, अब वो गिरते गिरते कहाँ पहुँचे कहाँ नहीं पहुँचे ये तो दूसरी बात होती है। बहरहाल बड़ी खबरें तो आज की यही हैं, बाकी छोटी छोटी खबरें, एक ट्रेन का हादसा हुआ इंडिया में जी, उसमें 120, ये खुश होने की बात तो नहीं है ना जी, ट्रेन के हादसे क्यों बढ़ गए इतने ज़्यादा, उनका रेलवे सिस्टम हमसे बेहतर हो गया था जी,
सन 61-62 में हम कहा करते थे कि पाकिस्तान रेलवे इंडिया की रेलवे से फार अहेड है। अब यही कहा जाता है कि इंडिया की रेलवे जो है वो बहुत अच्छी हो गई है। हम अभी सिसक रहे हैं, यहाँ भी हम कोशिश कर रहे हैं कि बेहतर सूरत-ए-हाल पैदा हो। जिस तरह हमारा कार्गो पहुंचा है ग्वादर की बंदरगाह पर, इस तरह हम चाहते हैं कि पेशावर से लेकर कराची तक रेलवे ट्रैक जो है 1-2 साल के अंदर चीन के साथ हमने माहदा भी किया है, उनकी मदद के साथ पटरियों को बेहतर करें और उसका इंफ्रास्ट्रक्चर बेहतर करें, जिसके नतीजे के तौर पर जो ट्रेन अब रेंगती हुई जाती है वो दौड़ती हुई जाने लगेगी और फासले की तलाबियत सी। अल्लाह करे ऐसा ही हो और ऐसा हो भी सकता है जी। बस यही खबरें जी। एक ये है कि कतरी शहजादे के हवाले से आजकल बड़ा शौक तवारी, ये मुनासिब नहीं है जी। फॉरेन अफेयर्स के बारे में, ईरान के बारे में इन्होंने ठीक नहीं किया, तुर्की के बारे में हम दुरुस्त नहीं कर रहे। तैयब अर्दवान आए और कुछ लोगों को वो जो डिपोर्ट करने की बात हो रही है, डिपोर्ट करने की उनका वीज़ा कैंसिल कर दिया गया है, उसके बारे में भी आज खुर्शीद नदीम का आर्टिकल है, उसमें भी हम कुछ मुनासिब तरीके से हमारा दानिश्वर बात नहीं कर रहा। और तीसरी जो है कि अब कतरी शहजादे वो आएगा, गवाही देगा, टांगें कांपने लग जाएंगी। अच्छा, क्यों आएगा भैया? वो आपको अपने दरबार में बुला लेगा तो आप शायद वहाँ पहुँच जाए फ़ौरन, अगर ठीक फीस दे के बुलाए तो बात यह है कि किसी दूसरे मुल्क के जो शाही ख़ानदान उनका होता है, वो उनकी गोया हरारकी में टॉप के लोग होते हैं, वज़ीर आज़म रहा है वो, और आप हम चूँकि उसने गवाही आपकी मुखालफत में दे दी है, आपके शौक़ पूरा नहीं किया, तो आप शुरू हो गए उसको शिकार की इजाज़त दे दी। आज ये खबर लगी थी शिकार की इजाज़त पर कितने लोगों को मिली होगी, इट माइट बी वन ऑफ देम। तो मेरा ख्याल में हमें इन मामलात पे ज़रा एहतियात से ही काम लेना चाहिए, यही पाकिस्तान के लिए बेहतर है। बहरहाल इन्हीं के साथ हम वक्फा लेते हैं और हाज़िर होते हैं। जी नाज़रीन, फिलहाल वक्त तो एक छोटी सी ब्रेक का। जब ब्रेक से वापस आएंगे तो अपने अगले सेगमेंट की तरफ चलेंगे। स्टे विद अस। वेलकम बैक नाज़रीन, एक दफ़ा फिर आपको खुशामदीद कहते हैं और अगला सेगमेंट शामिल करते हैं जिसका नाम है इनसाइड। जी मीर साहब, आर्टिकल्स। अच्छा, आर्टिकल जो पहला आर्टिकल मैंने इसके लिए सिलेक्ट किया वो बहुत दिलचस्प आर्टिकल है। वो है भी थॉमस फ्रेडमैन का आर्टिकल। वर्ल्ड फ्लैट, बहुत सी किताबें इस तरह की लिखी हैं, सोचते समझते रहता है। 3 साल से मैं किताब पे काम कर रहा हूँ और किताब किस मौजू पर है कि 2007 ऐसा क्या साल था कि दुनिया में इनकलाब आ गया। कुछ चीज़ें उन्होंने गिनवाई हैं जो 2006 में शुरू हुई थी, लेकिन पहली बार वो ज़्यादा नुमायाँ होकर 2007 में आई, और कुछ चीज़ें जो शुरू हुई 2007 में हुई। मसलन पहली चीज़ जो उन्होंने बताई कि ये जो आईफोन लॉन्च हुआ है अमेरिका में और स्मार्टफोन लॉन्च हुआ है बकौल उनके, ये 2007 में लॉन्च हुआ है, और जो 2007 में उसके लॉन्च होने के बाद कि आपका कंप्यूटर आपके हाथ में आ गया है। यानी कि ये कोई पुरानी बात नहीं। जब ये फ़ोन जो थे, मोबाइल फ़ोन जो थे, ये ईजाद हुए थे 90s के अर्ली 90s में। हमने देखा है कि लोग बैग उठाकर बड़ा सा वो लेके कभी घुमा करते थे, क्योंकि वो गाड़ी में रखते थे और गाड़ी के लिए, कार के लिए तैयार हुआ था कि कार में भी आप फ़ोन सुन सकते हैं। फिर हुआ इतने फ़ोन आने शुरू हो गए एक चंद दिनों के अंदर ही। और फिर छोटा फ़ोन भी एक था, ये एक स्टेटस सिंबल बन गया कि ये 51,000 का उस वक्त आता था या 55,000 का आता था, नाम भी मुझे याद है क्या। फिर वो सारा फेज आउट हो गया जी, और पता चला कि दुनिया पर ये स्मार्टफोन की हुकूमत आ गई है और स्मार्टफोन में सब कुछ है, फेसबुक फलाना फलाना ये तो है ही है, और बहुत कुछ, इंटरनेट, सब कुछ, आप पूरी दुनिया की मालूमात, ये जो इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, इसने पूरा जो रेवोल्यूशनाइज किया वो आपके हाथ में आ जाता है। कोई आपको पहले कंप्यूटर भी हुआ करते थे तो पूरे कमरे में उसका सेटअप होता था, आप बैठ के काम करते थे। फिर ये लैपटॉप आ गया, सारा एक चेंज आई, वो तो ठीक है। लेकिन कहता 2007 में ये स्मार्टफोन लॉन्च हुआ और फेसबुक जो थी उसने पब्लिक के लिए ओपन हुई, ये 2006 में ओपन किया, लेकिन ये भी जो है फुल अपने पोटेंशियल पे 2007 में आई और 2007 में इसको ताकत मिली थी। ट्विटर जो था वो भी इसी ज़माने में आम हुआ और मकबूल हुआ और उसके लॉन्च किया गया जी। और ई बुक्स, ये किताबें हम दुनिया भर की किताबें लाइब्रेरी जो ई बुक्स वहाँ पे 2000, एंड्रॉयड, ये फ़ोन की जो दूसरी किस्म है, ये भी उसी ज़माने में आया। मुकदमाबाजी भी हुई ना जी कि आपने वो सिस्टम चोरी कर लिया है या नहीं किया है, और क्या जो वैसे भी करते रहे उसके साथ, यानी कि आईफोन वाले कहते थे उन्होंने चोरी कर ली है, वो उनका अपना स्टांस था, वो अपने करते रहे। फिर सोलर पैनल जो है सूरज से बिजली पैदा करने वाला, ये बड़ा महंगा नुस्खा था, लोग इसको यकीन नहीं करते थे ये हो सकता है। 2007 में ही हुआ कि सस्ते पैनल बनना शुरू हो गए। यानी ये कोई अजीब, और भी कई चीज़ें, इंटेल ने
कई चीज़ें नई इंट्रोड्यूस की। इंटरनेट जो था 1 अरब से ज़्यादा लोग उससे फ़ायदा उठाने वाले बन गए इसी साल। और उन्होंने कहा ये सोशल टेक्नोलॉजी है जिसने बहुत बड़ी चेंज लाया, और इस चेंज के नतीजे के तौर पर लोग मुल्कों मुल्कों जिससे हम इमिग्रेंट्स कहते हैं उनका भी एक दबाव बढ़ा है, जिससे एक नया सोशल प्रॉब्लम पैदा हुआ है। अब ये है कि टेक्नोलॉजी, इस सोशल टेक्नोलॉजी की चेंज के साथ ही आप दुनिया में किसी और जगह बैठ के भी काम कर सकते हैं। मैनुअल लेबर का जो कॉन्सेप्ट था वो बदलता गया है, ग्लोबलाइजेशन एक नई शक्ल इख्तियार कर गई। और इसके नतीजे के तौर पर आज मैंने कहता है लोगों से मिला हूँ तारकीन वतन से, जो व्हाट्सएप का एक नेटवर्क पूरा इस्तेमाल करते हैं, व्हाट्सएप के जरिए कि किस तरह माइग्रेशन करानी, किस तरह लोगों को आने। तो एक बड़ी तब्दीली 2007 से आई है। ट्रंप का आना उसी तब्दीली की अलामत है कि उसी की तब्दीली के तौर पर वो जो व्हाइट मैन है, अमेरिका का गोरा है, उसको हुआ कि हम तो तारकीन वतन जो है हमको हमारे मुल्क से ऐसे निकाल देंगे जैसे हमने रेड इंडियन को निकाला था, निकाले से मुराद कोने में लगाया था, अब ये हमें कोने में लगा देंगे। हर चीज़ पे ये छा गए हैं, सस्ती लेबर है। तो ये सारी बहसें जो पैदा हुई हैं उसमें बड़ा अच्छा एक कोट किया है कि मोहब्बत जो है, मैंने आपकी मोहब्बत को अपनी आंखों में बसा लिया है, मुझे नहीं डर के मैं कभी मर सकता हूँ। और आप तूफानों में जी सकते हैं, तूफानों में डांस कर सकते हैं, और ये सुनामी में भी समझ लें आप, तूफानों में डांस कर सकते हैं अगर आप आंख में खड़े हैं। यानी कि मोहब्बत करने वाले की आंख में खड़े हैं तो तूफान आपका कुछ नहीं बिगाड़ सकते। आंख में आप ना उलट सकते हैं, ना पलट सकते हैं, ना झुक सकते हैं, ना डगमगा सकते हैं, वहाँ आप कायम रहेंगे। मोहब्बत की ताकत कंप्यूटर के साथ नई दौर का जो आगाज़ और ये जो माशी तब्दीलियाँ हैं, जो मौसमियाती और तारकीन वतन और सारे जो आ रहे हैं, इनसे एक नया कॉन्सेप्ट पैदा हुआ है 2007 में। हमने कहा इनको नज़रअंदाज क्या किया। 2008 की कसाद बाजारी ने इन सारी चीज़ों को भुला दिया था, लेकिन जाहिर है कि वो जरा रुका मामला, दोबारा ये मर्ज करके आया है। अब इन सालों को 2007, 2008, 2006, 2011 अरब स्प्रिंग, वॉल स्ट्रीट, ऑक्यूपाई स्ट्रीट, ये सारी चीज़ें, और अब 2015 में जो कुछ हो रहा है, 16 में जो कुछ हो गया है, और ट्रंप और ये सारी चीज़ों को देखना है। फ्रांस की प्राइमरीज में भी इलेक्शन के नए नताज निकल रहे हैं। ये एक दिलचस्प स्टडी है, लेकिन ऐसी ही एक दिलचस्प स्टडी जो है ना आज औरिया मकबूल जान ने की है। अच्छा, मैं इस बात पे हमेशा गौर करता रहूँ जो उन्होंने बयान किया है, बयानियाँ कुछ और एंगल के साथ। वो कहते हैं कि देखें ना, एक ऑर्थोडॉक्स क्रिश्चियनिटी थी, ईसाइयत थी जो ऑर्थोडॉक्स थी, रासखुल अकीदा। अच्छा, इसका सेंटर यूनान में था, मशरक में थी ना, ईसाइयत मशरक में आई, मजहब यहीं से तो आए, इसका सेंटर वो था। अच्छा, ये इसके साथ मुसलमानों ने शायद वो लोग कहते हैं कि चर्च को तबाह कर दिया, वो चला गया चर्च, फिर रूस के इलाकों में चला गया। उसके जवाब में कैथोलिक चर्च जो था रोम में आबाद हुआ, जो ज़रा अपनी तरफ से आलमगीरियत, हमागीरियत का कॉन्सेप्ट लेके आता था। उनके बागी प्रोटेस्टेंट हुए, प्रोटेस्टेंट मुस्लिहीन देख चुका अलमनी शोरशे इस्लाह दीन को इकबाल ने इसको ये इस्तेमाल किया, प्रोटेस्टेंट आ गए। अच्छा, इनके फ़र्क मैं सवाल करता था, मशरकी यूरोप जिसको कहते हैं, इसका ऑर्थोडॉक्स जो बैकग्राउंड है हम उसको स्टडी नहीं करते। मगरबी यूरोप कैथोलिक, मशरकी यूरोप ऑर्थोडॉक्स, और कैथोलिक्स के खिलाफ मगरब में बगावत, खासतौर पर अमेरिका तो है ही प्रोटेस्टेंट ना जी, ये बगावत। और उस बगावत का मतलब क्या है? सनती तरक्की के लिए मजहब की जंजीरों को तोड़ना जरूरी, वही जंजीरें जो उन्होंने लगा रखी थी, और कहते थे कि प्रोटेस्टेंट इलाके में तरक्की की रफ्तार तेज होती है। यानी मजहब को लिबरलिज्म, सेकुलरिज्म वगैरह के लबादों में ओढ़कर वो ईसाई नाम के थे, रहे नहीं, अंदर से ईसाई थे। अब जब उधर कम्युनिज्म ने मार दिया ऑर्थोडॉक्स चर्च को, बिल्कुल बदनाम करके, अब हुआ कि यहाँ इस्लामी रियासतें वहाँ दोबारा पैदा हुई हैं, वहाँ ऑर्थोडॉक्स चर्च भी है रूस में और मशरकी यूरोप में, एक सांस पकड़ा है। वो रासखुल अकीदा ईसाई हैं, पक्के किस्म के, कट्टर, जिस तरह हमारे यहाँ कट्टर मुसलमान होते हैं। तो ये कह रहे हैं कि अब इससे रूस, चीन और पाकिस्तान का इतिहास समझ आता है। कम्युनिज्म ने मगरब के खिलाफ जो लड़ाई लड़ी थी वो तो अपनी जगह रूस के आगे, लेकिन रूस के अंदर वो कैथोलिक चर्च का उभरना, रासकुल अकीदी का उभरना, और इस्लाम की दुश्मनी मगरब की और रासकुल अकीदी की दुश्मनी, उसको मशरक चर्च कहते थे। इन दोनों का मिल जाना एक बड़ा एक फिनोमेना। तो अब कुरान की आयतों से भी कुछ उन्होंने इस्तेमादा किया और बात की है। खुलासा उनका ये है कि अगर अमेरिका, भारत, इसराइल जो शिरक पर इकट्ठे हैं, जब ये भी उनका कहना है शिरक पर इकट्ठे हैं और खुलकर बात नहीं कर रहे, तो रूस, चीन और पाकिस्तान भी अब इस शिरक के खिलाफ, ऑर्थोडॉक्स चर्च और वगैरह वगैरह, अब एक
ये यहाँ ज़रा नाजुक बहस है, मैं छोड़ना चाहता हूँ यहाँ से, लेकिन ये कहना चाहता हूँ कि खुद ऑर्थोडॉक्स चर्च के ज़ेर असर इलाकों में कम्युनिज्म आने की वजह से जो एक मज़हब को सेटबैक पहुँचा था, वो उसके हट जाने से जो रिवाइवल हो रहा है उसके मफहूम को हमें समझना चाहिए और देखना चाहिए कि इससे क्या असरात पैदा हो सकते हैं। एक और आर्टिकल क्रिस्टोफ का है जी, निकोलस क्रिस्टोफ का, डोनाल्ड ट्रंप पिक्स द अगली। अब डोनाल्ड ट्रंप के बारे में आ रहा है कि वो एक अपना वजीर खारजा बोल्टन को बना रहे। अब उन जो स्ट्रेटजी का हेड है, मसलन उन 3-4 चीज़ों के जो नस्ली तासुब का कायल है उसको चीफ स्ट्रेटजिस्ट बना रहे हैं, और जिस आदमी को जज बनने से रिजेक्ट कर दिया गया था उस आदमी को सिक्योरिटी का एडवाइजर बना, अटॉर्नी जनरल बना रहे हैं, और जो आदमी इंतहाई मुतअस्सिब किस्म का है, नाम भी सब दिए हुए हैं, उस आदमी को वो लगा रहे हैं अपना नेशनल सिक्योरिटी का एडवाइजर। तो सारी चीज़ें कि रिपब्लिकन में अच्छे लोग भी हैं, लेकिन जिन लोगों को ये मुंतखब कर रहा है वो सारे के सारे अमेरिका के आम कल्चर माशरे से रिजेक्टेड लोग हैं। अच्छा, मुस्लिम इस्लामिक फोबिया के भी शिकार हैं उनमें से। तो इन लोगों के आने के नतीजे के तौर पर वहाँ क्या सूरत हाल पैदा होगी और वहाँ क्या मसाइल जन्म ले सकते हैं, इसका तज़किरा कुछ आज इन्होंने किया है, और मेरा ख्याल में ये एक बड़ी सीरियस स्टडी है जो हमको करनी भी चाहिए और देखना भी चाहिए कि किस हद तक जाती है जी। आज एक आर्टिकल का मैंने जिक्र किया था, हामिद बीस के आर्टिकल का, पाकिस्तानियों से बड़े पाकिस्तानी। ये मकबूल डार साहब हैं, इन्हें मिले कहीं दुबई के अड्डे पे मिले। इनका कारोबार जर्मनी में बहुत बड़ा था, ये वहाँ की शालें और वो कश्मीर से लेके जाते थे। वो आर्डर पूरा नहीं हो रहा था, ये वापस आए और बड़ी मुश्किल से दिल्ली से ये कश्मीर जा सके। दिल्ली में जो कारीगर मौजूद थे इर्द गिर्द हिंदुस्तान में, उनसे भी चादर लेके भेजते रहे। वहाँ पहुँचे तो उन्होंने कहा, देखा कि वो कारोबार बिल्कुल ठप पड़ा है, कर्फ्यू ये वो। तो कहते वो मैं अपनी बहन के घर में जाके, बड़ी बहन के पास ठहरा, तो बड़ी उनके पोते ने कहा कि दादी मैं तो आज जाऊँगा वहाँ मुजाहरे में। तो उसने कहा बेटा तुम जाओगे तो मैं भी तुम्हारे साथ चलूँगी। तो उन्होंने कहा कि क्या आप लोग क्या जज्बाती हो रहे हैं, क्या आपने कर लिया है, क्या सूरत हाल है। तो उन्होंने कहा कि मैं पाकिस्तान की खातर अपने इस भाई को, भारतीय भाई को भी कुर्बान कर सकती हूँ। उनको घर से निकाल दिया। अगले दिन वो मुजाहरे में गई और शिकार हुई गोलियों का और अंधी हो गई। ज़ाहिर है कि बहन होती है, गए लिपट के रोए उसे, और उन्होंने तय कर लिया कि अब वो अपना मामला दूसरी तरह वाइंड अप करके वापस जाएंगे। वो दुबई वापस पहुंचे हुए थे कि एयरपोर्ट पे मिल गए, और वहाँ उन्होंने सारी ये बात कि तुम पाकिस्तानियों पे क्यों तुम्हें एहसास नहीं हो रहा, हम लोग तुमसे ज़्यादा बड़े पाकिस्तानी बन गए हैं। इस हालात ने, सच्ची बात है, वो पाकिस्तानी परचम में किसी शहीद की लाश को लपेट के दफनाना उनके लिए बाइस फ़ख्र होता है जी। वो कहते हैं नमाज पढ़ते हैं, हमारे दोस्त आए हैं वहाँ से, वो मुस्तफा शिबली साहब, वो कहते हैं कि हम वहाँ के लोग नमाज पढ़ते हैं, पाकिस्तान परचम को बचाकर जाए नमाज के तौर पर इस्तेमाल करते हैं, ये तकद्दुस देते हैं। यानी ये वहाँ की सूरत हाल है, और हम लगे हुए हैं अपने फलसफे झाड़ने में। आप खुर्शीद नदीम, फलसफा नहीं, खुर्शीद नदीम ने स्टेटस को के बारे में लिखा है कि स्टेटस को है क्या, और हम समझते नहीं इसको, स्टेटस को क्या है। हम कहते हैं कि शायद हालात का जमूद है, उन्होंने कहा कि बिल्कुल ठीक कहा। और समाजी अमल जो है, ये इस कॉन्सेप्ट पे अमूमन लड़ते हैं, उलझते हैं कि ये कुछ सियासी तब्दीली से कोई जमूद नहीं टूटेगा, या ग्रोथ नहीं होगी, या माशरा नहीं बनेगा, पहले माशरे को बदलो। ठीक कहते हैं, एक लिहाज से ये बात दुरुस्त भी है, सियासत के पीछे समाज हुआ करता है। लेकिन इस बात मुझे एक थोड़ा सा डर लगता है, समाज या माशरे पर या सोसाइटी पर हद से बड़ा असरार जो है मुझे मार्क्सिज्म के करीब ले जाता है, क्योंकि वहाँ शऊर, इन्होंने शऊर का जिक्र किया है, शऊर माशरे को बदलता है, इनके ख्याल में माशरा शऊर को बदल रहा है। इस लाइन को उलट करने से कुछ जो नुकसान होते हैं, मेरा ख्याल में ये चूँकि एक समझदार बाग नज़र आदमी है, ये इस नुकसान को समझते भी हैं। लेकिन एक बात कहते हैं कि आप समाज पहले माशरे को बदले, असूली तौर पर इस्लाह माशरा करें, फिर सियासत में तब्दीली आएगी। ये बहस वो है जो सैयद मौदूदी से शुरू हुई थी और उन्हीं के लोगों के दरमियान चलती हुई गई थी और यहाँ तक पहुँची जी। लेकिन उस पर उन्होंने कहा इलाज किया है, वो इकबाल का है ना, कुश्ता सुल्तानी मुल्लाई और पीरी, कुश्ता सुल्तानी और मुल्लाई और पीरी, कि इस्लाम को 3 चीज़ों ने नुकसान पहुँचा, सुल्तानी ने, बादशाहत ने, मलकूतियत ने और मलूकियत ने, और दूसरा नुकसान पहुँचा मुल्लाओं ने पहुँचाया, और तीसरा नुकसान पाया पीरों ने, खानकाही निज़ाम ने। दुरुस्त बात है, इकबाल ने कही है, दुरुस्त बात है। लेकिन मैंने डॉक्टर जावेद इकबाल की मौजूदगी में एक बार तकरीर करते हुए कहा था कि आप फर्जंदे इकबाल हैं, इकबाल की जो तशरीह करते हैं आपको उसका हक है, लेकिन मैं भी इकबाल का रूहानी शागिर्द हूँ, मुझे भी कुछ कहने का हक है। मेरा कहना यह है कि इस बात को भी ज़रा एहतियात से लिया जाए। यानी सुल्तानी से मुराद जब हम कहते हैं तो ये नहीं होता, इन्होंने ठीक कहा, इन्होंने
उस निज़ाम को जो हुक्मरान बन जाता है और तसल्लुत कर लेता है इक़्तिदार पर, उसको छेड़ा है, बादशाहों को नहीं। इकबाल ने कहा था अपने शाहों को ये उम्मत भूलने वाली नहीं। कुछ लोग कहते हैं कि बादशाहों की तारीख है तुम्हारी, और भाई तारीख तो यही है ना यार, किसकी तारीख है जो बादशाहों की तारीख नहीं होगी? तो इकबाल का मिसरा देखिए, अपने शाहों को ये उम्मत भूलने वाली नहीं। औरंगजेब के बारे में तरकशे मारा खदंगे आखिरी, टीपू सुल्तान, यानी कि ये नहीं है कि उसने हर हुक्मरान और हर बादशाह के खिलाफ एक तकरीर जारी दी और कहा कि इनको होना नहीं चाहिए और बादशाहत होती फजूल चीज़ है, बल्कि उन्होंने बादशाहत के उस निज़ाम को जो मलूकियत की शक्ल इख्तियार करती है और जिनके होने की वजह से हम लोग जो है एक डिक्टेटरल रजीम को भी हम उसी सुल्तानी का तसल्सल कहते हैं, उनके खिलाफ कहा। और जब मुल्ला के खिलाफ बोलते हैं तो उसका मतलब अमाबू हनीफा नहीं है, उसको मुल्ला की खत में उस तरह लाइएगा। इकबाल ने कहा था मैं नजरी तौर पर अपनी वसीयत में मरते हुए लिखा कि गैर मुकल्लद हूं नजरी तौर पर थ्योरेटिकली, लेकिन अमली तौर पर इमाम अबू हनीफा का कायल हूं। वो क्यों लिखा? अगला फिक्र था कि मेरे बच्चों की शादी ब्याह के मामलात इसी हवाले से तय किए जाएं। ये बात क्यों लिखी? क्योंकि उन्होंने जो बोर्ड ऑफ ट्रस्टी था उसमें उनका एक भतीजा भी शामिल था, एजाज अहमद, जिनके बारे में कहा जाता था कि वो कादियानी हो गया है। तो इनको डर था कि कहीं कोई इस तरह की बात ना हो, तो उन्होंने ये बात भी बड़ी वजाहत के साथ लिखी थी। लेकिन जिन उलमा की वो तारीफ करते हैं वो एक नहीं, ये 20 हैं। ये तो मैंने मिसाल दी वसीयत से लगा तीसरा जुनैदो नफ्स गुम करदा, देखिए जुनैदो बायज़ीद का तस्करा, यही नहीं वो खुद एक सूफी से, उनका शिकायत आज के पीर खान का ही निज़ाम से है। मिसाल के तौर पर गुस्ताखी मार्ग शाह महमूद कुरैशी जो है जिस गद्दी पर बैठे हुए हैं उनकी औलाद से भी नहीं है, फिर अगर हैं भी तो औलाद से ही गद्दियां और गद्दियां नशीनी बन जाते, ये पीरी नहीं है। इसके खिलाफ जो लड़ाई है वो अपनी जगह है, लेकिन रूहानियत और रूहानी शख्सियतों के बारे में थोड़ा सा एहतरामी हमें करना चाहिए, ज़्यादा बात नहीं करनी चाहिए। मैं उसमें ज़्यादा जानना नहीं चाहता। इकबाल के आर्टिकल का उन्होंने हवाला भी दिया और ये जोर दिया कि इकबाल इनफरादी इज्तिहाद की बजाय इज्तिमाई इज्तिहाद के बड़े कायल थे। यानी पार्लियामेंट की उन्होंने तारीफ हुई जब तुर्की में कायम हुई, और पार्लियामेंट का तजर्बा जो है इज्तिमाई इज्तिहाद कहा गया। मैं इसको इस तरह बयान करता हूँ कि इज्तिहाद पे जब इजमा करना हो, कहते हैं इजमा उम्मत पॉसिबल नहीं है। इमाम शाफी ने कहा था पॉसिबल नहीं से मराद ये नहीं कि अब किया नहीं जाना चाहिए। अगर आप इजमा पे जोर देना चाहते हैं तो आपको डेमोक्रेटिक प्रोसेस पे अडॉप्ट कर लेना चाहिए कि डेमोक्रेटिक प्रोसेस से जिस पे कंसेंसस हो जाए। लेकिन इज्तिहाद तो उलमा ही करेंगे ना, वो इजमा करेंगे, और उसके लिए उसकी आज आमर खाकवानी ने एक सरसा छोटा सा आर्टिकल है जिसका मैं तस्करा करना चाहता हूँ। उन्होंने कहा हम तुर्की तो मायूस नहीं करना चाहिए। हमें बहस हुई मुख्तलिफ जगहों पे हुआ है, 2-3 इसे एक तो साजा का पॉइंट ऑफ व्यू है, वो जा रहे हैं फिर जाना पड़ता है, होता है ये प्रॉब्लम होते हैं। लेकिन ये है कि अगर तुर्की की हुकूमत ये चाहती है तैयब अर्दोगान जैसे जाते तालीम का मामला, तो हमें वही करना चाहिए जो तुर्की हमें कर रहा है। तुर्की की अहमियत क्या है वो सारी उन्होंने गनवाई है, ये बात भी दुरुस्त है। तैयब अर्दोगान बड़े खुशकिस्मत हैं। अरबकान से उनका झगड़ा हुआ जो कि इस्लामी तहरीक गोया थी असल, तो झगड़ा तो नहीं हुआ, उनको मैंने जैसा कहता हूँ मुर्शद भी कहते थे और उनकी जनाज़े कंधा भी दिया। उसके बावजूद भी जब इख्तलाफ हुआ और वो खिलाफ भी थे, लेकिन तैयब अर्दोगान का साथ दिया लोगों ने, और अरबकान के मुकाबले में मामूली बात नहीं है। अब ये जो हमारे नई लड़ाई फतह गोलन के साथ उनकी है, वो भी इस्लामी जहन रखने वाले लोग उनको पसंद करते थे, लेकिन इस मामले में लोग फिर अर्दोगान के साथ हैं। मंशा इलाही शायद यही है, हमें इस मंशा इलाही के सामने सर तस्लीम समझ करना चाहिए, और नए हालात में शायद अब तुर्की हमारे लिए बहुत अहमियत इख्तियार कर गया है। वो ज़ाती मामला नहीं ये कि नवाज शरीफ और उसकी दोस्ती है, नहीं ये मामला नहीं। पर इसी साल वक्फा लेते हैं, वक्फे के बाद हाजिर होते हैं। जी नाज़रीन, फिलहाल वक्त एक छोटी सी ब्रेक का, स्टे विद अस। वेलकम बैक नाज़रीन, एक दफ़ा फिर आपको खुशामदीद कहते हैं। आखिरी सेगमेंट शामिल करते हैं जिसका नाम है इनपुट, और टेलीफोन लाइन पे हमारे साथ मौजूद हैं जनरल अमजद शुएब साहब। हैंडेड ओवर टू यू मीर साहब। जी इस्लाम जनरल साहब, कैसे हैं आप? ठीक हैं जी, वालेकुम सलाम, बिल्कुल खैरियत, शुक्र अल्लाह का। सब लाइन ऑफ कंट्रोल के मामला पे तो मैं आपसे बात करना चाहता हूं, जो इंडिया का रवैया। लेकिन पहले एक आज खबर है जो कुछ खबरों ने हाईलाइट की है, कुछ ने इतनी हाईलाइट नहीं की है। वो ये है कि पाकिस्तान, चीन और रूस तीनों मुल्कों के दरमियान अफगानिस्तान के मसले पर पर्टिकुलरली और इलाके की सूरत हाल पर मुज़ाकरात होने वाले हैं। कोई गेम चेंजर है ये? कहते हैं खित्ते की जियोपॉलिटिकल सिचुएशन चेंज हो रही है और मामला बदल रहे हैं, अमेरिका का इत्तेहाद इंडिया के साथ और वगैरह वगैरह। क्या नजर आता है आपको? जी
बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखिए, जो हालात बदल रहे हैं खित्ते के, वो उसमें दो चीजें बड़ी अहम नजर आती हैं। एक तो ये कि इंडिया के मफादात, और वो खित्ते में पाकिस्तान का रोल नहीं देखना चाहता, ना ही पाकिस्तान के जरिए कोई अमन की कोशिश को वो कामयाब होता देखना चाहता है। दूसरी तरफ अमेरिका भी उसकी इस हरकत में शामिल है उसके साथ, क्योंकि जितनी भी दहशतगर्दी पाकिस्तान के खिलाफ अफगानिस्तान से होती रही है, वहाँ 16 साल से अमेरिका बैठा है, उनके नॉलेज में सब कुछ है, लेकिन उन्होंने उसको रोकने की कोशिश नहीं की। आपको हकानियों के बारे में क्या कहा जाता है, लेकिन मुल्ला फजलुल्लाह के ग्रोह के बारे में कभी आपसे बात नहीं करते हुए। लगता यूं है कि अमेरिका भी इस खत्ते को डिस्टेबलाइज रखना चाहता है। जैसे ओबामा ने अपनी तकरीर में स्टेट ऑफ द यूनियन का जो एड्रेस उसने किया था, उसमें उसने कहा था कि 10 साल आगे मैं इस खत्ते को डिस्टेबलाइज देखता हूँ। सो नतीजा ये है कि अमेरिका को भी अपने अफवाज वहां रखने के लिए कोई बहाना चाहिए, और जिस तरह मुल्ला मंसूर अख्तर को इन्होंने मारा, उससे वाज़ेह था कि ये अब खत्ते को स्टेबलाइज नहीं करना चाहते। अब इस सूरत हाल में जो इफेक्टेड कंट्रीज हैं वो पाकिस्तान है, चाइना है और रशिया है। रशिया नेचुरली नहीं चाहेगा कि उसके जो हमसाया ममालिक हैं उसमें इतनी इंस्टेबिलिटी हो कि कल उसके अपने चेचनिया में या और रियासतों में उनके यहाँ आ जाए और टेररिज्म वहां फैले। चुनाचे अगर सीरियस कोशिश करनी है तो वो चाइना, रशिया और पाकिस्तान को करनी, क्योंकि इफेक्टेड मुल्क ये हैं जिनको अफगानिस्तान की इंस्टेबिलिटी का बहुत बुरा असर पड़ता है, और ये तीनों मुल्क अफोर्ड नहीं करते कि अमेरिका वहां मौजूद रहे और उन वहां से इन ममालिक को डिस्टेबलाइज करता रहे। चुनाचे अफगानिस्तान को ये एंगेज करेंगे तीनों ममालिक, और उससे खित्ते के मामलात के ऊपर मेरा ख्याल है खुल के बातचीत होगी, जिसमें से अमेरिका के और इंडिया के मफादात को एक तरफ रखा जाएगा और यहाँ खित्ते को स्टेबलाइज करने के लिए अफगानिस्तान को कायल किया जाएगा कि उनकी जरूरत भी यही है कि अपने हमसाया ममालिक से तावन करके तो खित्ते को स्टेबलाइज करें, और हमारी भी जरूरत यही है कि अफगानिस्तान स्टेबल हो, ताकि खित्ते के बाकी 3 ममालिक जो उसके आसपास हैं, जिनकी डायरेक्ट बॉर्डर्स मिलते हैं, सेंट्रल एशिया के ममालिक आपके साथ हैं। चुनाचे ये बहुत अहम एक कदम है, और ये उस वक्त उठाया गया है जबकि खित्ते के ममालिक को पूरी तरह यकीन हो गया कि भारत और अमेरिका का गठजोड़ जो है वो इस खित्ते को कभी भी स्टेबलाइज नहीं होने देगा। चुनाचे ये कोशिशें अब आप अच्छा साहब, आपकी बात दुरुस्त है, बिल्कुल आपने सही तजिया फरमाया। एक इसमें एंगल नया पैदा हुआ ट्रंप के आने से। ट्रंप ट्विटर के बारे में जरा पॉजिटिव हैं, चीन को वो जरा कंटेन करना बल्कि शायद बहुत पीछे धकेलना भी चाहते हैं। अच्छा, इस पर तुर्की भी आ गया है, तुर्की ने पुतिन के साथ ताल्लुकात, और वेस्ट वाला बड़ा शोर मचा रहे हैं अर्दवान के हवाले में सी हमारी बड़ी दोस्ती है। तो क्या कोई नया अलायंस में तुर्की, रूस, चीन ये सचमुच अमेरिका के खिलाफ है, या अमेरिका की जो पॉलिसियां शाम और अफगानिस्तान में है उसमें कोई यकसुई पैदा हो रही है इस खित्ते के ममालिक में? देखिए, टर्की तो कन्विंस्ड है कि टर्की में जो कू होने लगा था उसके पीछे अमेरिका है। वो फतेहुल्लाह गुलेन का नाम देते हैं, लेकिन फतेहुल्लाह गुलेन तो बैठा वहीं पे, और उन्हीं की माँ पे। और ये जो स्कूल बंद करवा रहे हैं वो भी यही है कि फंडिंग इन स्कूलों की सारी जो है वो अमेरिका से हो रही है, और उनको टर्क्स को ये फिक्र है कि इस फंडिंग की वजह से इन स्कूलों की वजह से जो इन्फ्लुएंस इन ममालिक में होगा वो कभी भी अमेरिकी और गुलेन जो है ये मिलके अपने मुफाद के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं। चुनाचे ये स्कूलों वाला किस्सा भी उसी से कनेक्टेड है, लेकिन दूसरी तरफ आप ये देखिए कि उर्दगान इस हद तक कन्विंस्ड हैं, उसके पास सबूत होंगे कि वो एक लम्हा भी इन पे एतमाद करने को तैयार नहीं। और ये भी कहा जाता है कि जो जो होने वाला था उसके बारे में इंफॉर्मेशन वगैरह रशियंस ने उनको दी है, और रशियंस ने हेल्प भी की है इनकी इस मामले में। चुनाचे ये एक बड़ी वाज़ेह हकीकत नजर आती है कि रशिया ने एक खैरखाई का उसके साथ सलूक किया, जबकि बावजूद इसके कि इन्होंने उनका एक जहाज मार गिराया था। दूसरी तरफ ये है कि रशिया को भी प्रॉब्लम वही है कि टर्की बिल्कुल उसके हमसाया में है और वो इधर इंस्टेबिलिटी नहीं देखना चाहेंगे। तो मेरे अपने अंदाजे के मुताबिक कुछ वक्त के बाद शायद ईरान भी इधर माइल हो, क्योंकि ट्रंप की पॉलिसीज ईरान के भी माफक नहीं है। तो यूं लगता है कि टर्की, ईरान, पाकिस्तान ये अभी रशिया के साथ खड़े नजर आएंगे, और चाइना इन एनी केस अपनी सर्वाइवल के लिए रशिया को साथ देगा, लेकिन खित्ते में स्टेबिलिटी के लिए पाकिस्तान और
ईरान वगैरह के साथ भी वो ताल्लुक बढ़ाएगा। आपने देखा कि चाइना के ईरान के साथ बढ़ते हुए ताल्लुकात हैं, काफी कुर्बत है उनकी, उनका बिजनेस बड़ा है। तो इन हालात में मुझे यूं लगता है कि टर्की, ईरान, पाकिस्तान और रशिया, सेंट्रल एशियन स्टेट्स एंड चाइना, ये एक तरफ एक ब्लॉक की शक्ल में बन जाएंगे और ट्रंप का आने वाला दौर जो कि खतरनाक नजर आता है उसका मुकाबला करने के लिए तैयारी करेंगे। अच्छा यहाँ साहब, एक सूरत ये भी है कि अब लाइन ऑफ कंट्रोल पे हम बहुत दिनों से चीख रहे हैं, फिर भी उन्होंने 4 शहरी फिर बच्चे मासूम मार दिए। अब उनका ड्रोन भी हमने गिराया है, अब उनकी आबदोजें भी, एटमी आबदोजें हमारे पानी का रुख करती दिखाई देती हैं। क्या इंडिया सचमुच जंग को इतना एक्सेलरेट करना चाहता है कि वो इस ट्रैप में या पाकिस्तान को फंसाए या खुद फंस जाए, पता नहीं क्या उसका इंतजाम होता है? क्या नजर आता है आपको? ये इलेक्शन का पहले का सीन है या सचमुच उनकी पॉलिसी यही है? देखिए, बुनियादी तौर पे 3 मकासद हैं। एक उनका पॉलिटिकल एम ये है कि मोदी ने चूंकि इलेक्शन जीता ही पाकिस्तान बैशिंग के ऊपर था और बहुत बुलंदबांग दावे किए थे कि हम पाकिस्तान को सबक सिखा देंगे, चुनाचे वो एक तो इंटरनल अपनी टेम्पो रखना चाहता है ताकि उसकी पॉपुलैरिटी जिस वजह से हुई थी वो नीचे ना जाए, बावजूद इसके कि उसमें और भी एलिमेंट्स हैं नहीं, जैसे वो कहता था जॉब अपॉर्चुनिटीज क्रिएट करूंगा। लेकिन जिस तरह की इंडिया में एंटी पाकिस्तान फीलिंग्स मौजूद हैं, वो हुक्मरानों के लिए सर्वाइवल का एक रास्ता मौजूद है उसको अगर वो हाइप क्रिएट करते हैं। दूसरी तरफ ये है कि जो पाकिस्तान के अगेंस्ट उनके हैं, वो सबसे इंपॉर्टेंट चीज ये है कि कश्मीर एक वाहिद मसला है जिसके ऊपर फोकस है इंडियंस का। वहां की कंडीशन जो खराब हुई, जहां पे ह्यूमन राइट्स का हमने वावेला मचाया कि जी ह्यूमन राइट्स वायलेशन है, वो चाहते हैं कि कश्मीर के एलओसी के ऊपर इतनी गड़बड़ की जाए, वहां पे इतनी मार धाड़ की जाए कि पाकिस्तान वो किस्सा भूल जाए कश्मीर का और इसको ये एलओसी का मसला खड़ा कर दिया जाए। इसके लिए इसमें एक और भी जो चीज उसके लिए मुफीद साबित होती है वो ये है कि पाकिस्तान आर्मी आज बटी हुई है मगरबी और मशरकी महाजों पे। तो अगर मशरकी महाज आप बहुत गर्म कर देते हैं और तवज्जो सारी आर्मी की और आर्मी की हाई कमांड की इस तरफ मबजूल हो जाती है, तो फिर उसको सी पैक के अगेंस्ट कार्रवाइयां करने में बलूचिस्तान में आसानी हो जाती है, क्योंकि उधर से वो फिर दहशतगर्दी करवाने के लिए उसको जो खुफिया रस्ते हैं बलूचिस्तान और पाकिस्तान इनके अफगानिस्तान के सरहद के, वो इस्तेमाल करने हैं। उनके अलावा अंदर से तवज्जो हटी तो आप टेररिज्म वैसे भी दूसरे इलाकों में फैला सकते हैं। तो उसमें ये जो आप सबमरीन वाला केस देखते हैं वो भी, क्योंकि ये सी पैक के 3 हिस्से हैं, एक तो बंदरगाह ग्वादर की, फिर आगे उसके समंदरी रास्ते और पीछे फिर खुश्की का रास्ता। तो तीनों जगह पे वो इसको डिस्टेबलाइज करना चाहते हैं, इसको खराब करना चाहते हैं ताकि ये इतना अनसेफ हो कि चाइना इसका फायदा ना उठा सके और पाकिस्तान भी इसका फायदा ना उठा सके, जो माशी फायदा हम समझते हैं। तो बुनियाद ये है कि पाकिस्तान को हर वो काम पाकिस्तान के खिलाफ किया जाए, दहशतगर्दी हो या कुछ, जिससे माशी तरक्की ना हो सके और आप गुर्बत की वजह से बाद में कश्मीर का नाम लेना ही छोड़ दें, आपके हालात इतने खराब हों कि आप कश्मीर का नाम ना लें और ये सोचें कि अपनी बका के लिए जो कुछ कर सकते हैं वो करें। तो इस वजह से मैं समझता हूँ ये उनके ट्रंप के आने के बाद कुछ मोदी को ज्यादा शहद तो नहीं मिल गई? ये शायद आप ये कह सकते हैं कि मिलेगी तो सही जब ट्रंप फाइनली आके बैठेगा, तो क्योंकि उसके जो बयानात सामने आ रहे हैं, पहले के वीडियोस मौजूद हैं उसकी, जिसमें वो इंडिया के बारे में तो बहुत सारे तारीफी कलमात और उनके साथ दोस्ती के वादे वहीद, और पाकिस्तान के खिलाफ तो उसने बहुत कुछ बातें की हैं। तो एक माइंडसेट है, लेकिन मेरा अपना अंदाजा है कि पाकिस्तान के खिलाफ पॉलिसी शायद बहुत ज्यादा तब्दील ना हो। वजह उसकी ये है कि ट्रंप आज बाहर बैठ के तो सारी बातें करता है, लेकिन पॉलिसी बनाने वाले उनकी पेंटागन है, स्टेट डिपार्टमेंट है, CIA है, वो जब हकाइक सामने रखते हैं तो वो मैं समझता हूं कि इनको फिर अपनी तब्दीली करनी पड़ती है ख्यालात की। लेकिन इसमें मीसा में एक बड़ी इंपॉर्टेंट, बहुत शुक्रिया जनरल साहब आपका, बहुत आपने हमारी रहनुमाई की, बहुत अहम इशूज पर ऐसी मालूमात भी दी, ऐसे तज़किये दिए जो हमारे लिए मुफीद हो सकते हैं। बहुत शुक्रिया आपका जी। वंस अगेन आप दोनों का बहुत बहुत शुक्रिया। मुझे और मीर साहब को इजाज़त दीजिए, अपना बहुत ख्याल रखिए। अल्लाह हाफ़िज़।